जादुई पायल की अनोखी नदी। एक समय की बात है, पोषकपुर नाम के एक छोटे से गांव में दिव्यांशी अपने पिता सुरेश और अपनी सौतेली माँ कंचन के साथ रहा करती थी। क्योंकि दिव्यांशी जब 5 साल की थी, उसी समय उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तभी दिव्यांशी के पिता सुरेश ने दिव्यांशी की अच्छी परवरिश और उसकी देखरेख के लिए कंचन नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन शुरू में तो कंचन दिव्यांशी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब सुरेश की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो दिव्यांशी के सर के ऊपर जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि सुरेश के जाते ही कंचन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो दिव्यांशी से अपने घर का सारा काम करवाती और उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। और जब एक दिन दिव्यांशी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी कंचन उससे आकर कहती है, अरे महारानी, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और मुझे अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं मिली? वो माँ, मैं अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अच्छा, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है? अरे तेरे स्कूल की फीस क्या तेरा मरा हुआ बाप आकर भरेगा जो तू स्कूल जाने की तैयारी कर रही है? इसीलिए आज के बाद से तू स्कूल नहीं जाएगी, समझी? लेकिन माँ, आप मेरा स्कूल जाना क्यों बंद करवा रही हैं? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मुझे अभी आगे पढ़ना है, इसलिए मैं स्कूल जाना नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जमा लड़ा रही है? रुक, तुझे अभी मैं बताती हूँ। इतना कहकर कंचन दिव्यांशी के बाल खींचते हुए उसे रसोई में ले जाती है और कहती है, सुन, आज से तेरी असली जगह यही है, इसलिए अब ये स्कूल जाने का भूत अपने सर से निकाल दे। और वैसे भी तेरा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर तो नहीं गया है जो मैं तेरी पढ़ाई पर खर्च करती फिरूं, इसलिए चुपचाप से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, मैं बाहर बैठी हूँ। इतना सुनकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है और फिर जैसे तैसे करके वो कंचन के लिए चाय बनाती है। क्योंकि दिव्यांशी ने आज तक कभी भी चाय नहीं बनाई थी, इसीलिए उसे चाय बनानी नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो कंचन के लिए चाय बना कर ले जाती है। लेकिन उसने गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल दी होती है, इसलिए जैसे ही कंचन चाय पीती है, वैसे ही वो उल्टी कर देती है और गुस्से में दिव्यांशी से कहती है, अरे मनहूस, ये चाय बनाकर लाई है या जहर? तूने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया, अब ये चाय तू ही पी ले। इतना बोलकर कंचन गरम चाय दिव्यांशी के मुंह पर फेंक देती है, जिससे दिव्यांशी का चेहरा जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, माँ, ये आपने क्या किया? मेरा चेहरा बहुत तेज जल रहा है माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, एक तो मुझे सुबह सुबह इतनी गंदी चाय पिला दी और ऊपर से मेरा इतना सारा दूध भी वेस्ट कर दिया। अरे अब इस दूध के पैसे कौन देगा? मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए चाय बनाने की पूरी कोशिश की थी। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे ही जवाब दे रही है, इसलिए आज रात का खाना भी तू ही बनाएगी। और अगर खाने में जरा भी गड़बड़ी हुई ना, तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना सुनकर दिव्यांशी घबराते हुए रसोई में चली जाती है और अपनी पूरी कोशिश करके जैसे तैसे खाना बनाती है। लेकिन इस बार भी खाने में नमक और मिर्च ज्यादा हो जाती है, जिससे कंचन को खाना खाते ही फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से खाने का प्लेट उठाकर दिव्यांशी के मुंह पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, अरे करम जली, ये कैसे खाना बनाकर लाई है? अरे ऐसा खाना तो गली के कुत्ते भी नहीं खाते जो तू मुझे खिला रही है। इस तरह मुंह पर खाना फेंकने की वजह से दिव्यांशी की आंखों में मिर्ची चली जाती है और उसे बहुत जलन होने लगती है। तभी वो एक बार फिर से दर्द से तड़पते हुए कहती है, माँ, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रहा है माँ, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, वरना मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाऊंगी, प्लीज माँ। अरे ये तो और भी अच्छा है, कम से कम तो इस तरह मेरे घर के राशन को तो बर्बाद नहीं करेगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे सच में बहुत तेज जलन हो रही है, प्लीज पानी दे दीजिए ना माँ। पानी चाहिए तुझे? ये ले पानी। इतना बोलकर कंचन दिव्यांशी के ऊपर पानी फेंककर उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी दिव्यांशी जैसे तैसे करके दर्द से तड़पते हुए अपने कमरे में जाती है और अपना मुंह धोती है। लेकिन गरम चाय की वजह से उसके मुंह पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और मिर्च की वजह से उसकी आंखें भी खराब हो जाती है
और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी दिव्यांशी कहती है, ये क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? इतना बोलकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है और 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए दिव्यांशी रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह कंचन उसे आवाज लगाती है, अरे मनहूस, कहाँ मर गई? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतना कहकर कंचन बहुत देर से दिव्यांशी को आवाज लगाती है, लेकिन 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से दिव्यांशी को काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कंचन की कोई भी बात सुन नहीं पाती है। तभी कंचन दिव्यांशी के कमरे में गुस्से से जाती है और उसका चादर खींचते हुए कहती है, अच्छा तो महारानी अभी तक मुंह फाड़ कर सो रही है और मैं वहाँ कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। उसी समय दिव्यांशी धीमी आवाज में कहती है, माँ आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, अब तेरी तबीयत खराब हो गई है? अरे ये बहाने बनाना बंद कर और जल्दी से खड़ी हो, मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ मुझसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा, तो मैं आपके लिए चाय कैसे बना कर लाऊंगी? इसलिए माँ प्लीज आज के लिए मुझे आराम करने दीजिए। दिव्यांशी की ये बात सुनकर कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डंडे से दिव्यांशी के पैरों पर जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, अब इस डंडे की मार से तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और फिर तू चलकर क्या दौड़ कर जाएगी चाय बनाने के लिए। कंचन दिव्यांशी के पैरों पर डंडे से इतना मारती है कि दिव्यांशी के पैरों से खून निकलने लगता है और वो दर्द से करा उठती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, माफ कर दीजिए। अब आई ना अकल ठिकाने, इसलिए अब जल्दी जा और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, मैं जब तक अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। इतना बोलकर कंचन वहाँ से चली जाती है। तभी दिव्यांशी लंगड़ाते हुए रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। इसी बीच दिव्यांशी के हाथ से कंचन की फेवरेट कप नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर दिव्यांशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अगर माँ को ये बात पता चली तो वो तो इस बार मेरी जान ही ले लेगी। अपनी सौतेली माँ के डर और अत्याचार की वजह से दिव्यांशी अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, पता नहीं ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे तो कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं हम मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं घर गई तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। काश मेरे माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे अपनी सौतेली माँ का इतना अत्याचार नहीं सहना पड़ता। इतना कहकर दिव्यांशी जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसे कहीं से बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर दिव्यांशी कहती है, लगता है यहाँ आसपास कहीं नदी बह रही है, चलो चलकर थोड़ा पानी ही पी लेती हूँ। वैसे भी 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। इतना बोलकर दिव्यांशी नदी के पास जाती है और कहती है, अरे ये नदी तो बहुत ही सुंदर लग रही है, काश मैं इसे साफ देख पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले अपना इसमें मुंह धो लेती हूँ। इतना बोलकर दिव्यांशी जैसे ही नदी के पानी से अपना मुंह धोती है, वैसे ही दिव्यांशी के चेहरे से सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और ये देखकर दिव्यांशी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इस नदी के पानी से मुंह धोते ही मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लगता है ये कोई जादुई नदी है। दिव्यांशी के इतना कहते ही अचानक से उस नदी में से एक आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा दिव्यांशी, मैं एक जादुई पायल की अनोखी नदी हूँ और तुम्हारे मुंह धोते ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, इसलिए तुम मेरे जादुई पायल की नदी में से कोई भी एक जादुई पायल ले सकती हो और इस पायल से तुम जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। इतना सुनकर दिव्यांशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई पायल की नदी में से एक जादुई पायल लेकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पायल की नदी। इतना कहकर दिव्यांशी जादुई पायल लेकर शहर की ओर चल देती है और शहर पहुंचते ही दिव्यांशी को रात हो जाती है।
तभी दिव्यांशी कहती है, अरे मैं तो शहर पहुंच गई हूँ और काफी रात भी हो गई है, लेकिन अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे हाँ, मैं अपनी जादुई पायल से मदद मांगती हूँ। हे मेरे जादुई पायल, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो। दिव्यांशी के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा आलीशान लग रहा होता है और उस घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। और अब दिव्यांशी उस घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगती है और जादुई पायल की मदद से शहर में ही अपनी एक ज्वेलरी की दुकान खोलकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तारों की दुनिया में गरीब माँ बेटी की न्यू ईयर पार्टी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नए साल के आने की तैयारियां चल रही थी और हर कोई अपने अपने घरों को नए साल के लिए डेकोरेट कर रहा था। लेकिन वही गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की, जिसका नाम करिश्मा था, वो मन ही मन कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा उदास थी। इसलिए वो बस लोगों को अपने घर को डेकोरेट करते हुए देख रही थी। उसी समय उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो घर में जाती है और देखती है कि उसकी माँ विद्या अपनी मालकिन के सामने हाथ जोड़कर कह रही होती है, मालकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी ये साड़ी बहुत अच्छे से साफ की थी, लेकिन पता नहीं ये दाग इस पर कहाँ से लग गया। मालकिन मैं सच कह रही हूँ। अरे एक तो गलती करती है, ऊपर से मेरे सामने जबान लड़ा रही है। अरे तेरे पति के मरने के बाद मैंने तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर काम करने दिया और साथ ही अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे सामने जबान चला रही है। तभी वहाँ पर उसकी मालकिन का पति आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे काव्या, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि तुम इन लोगों को अपने घर में मत रखो, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आती है। अरे इनके जैसे गरीब लोग हमारे जैसे अमीर लोगों का सिर्फ फायदा उठाते हैं, इसलिए तुम इन लोगों को ज्यादा ढील मत दो। आप सही कह रहे हैं जी, मेरी ही गलती थी जो मैंने इन लोगों को इतना सर पर चढ़ा रखा था। इसलिए आज से तेरी बेटी करिश्मा घर के सारे गंदे बर्तन साफ करेगी और साथ ही खाना बनाएगी। लेकिन मालकिन, करिश्मा तो अभी बहुत छोटी है और वो सुबह उठकर तो स्कूल भी जाती है। अरे इसका स्कूल जाना कौन सा इतना जरूरी है, इसलिए कल से स्कूल नहीं जाएगी। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरी बेटी का स्कूल का खर्चा उठा सके, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी चुपचाप घर का काम करो। और काव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इन लोगों को देख लेना। अपने मालकिन और साहब की ऐसी बातें सुनकर विद्या की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही किसी दुर्घटना में विद्या के पति का देहांत हो जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास उन लोगों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ चुपचाप काम पर लग जाती है। और 2 दिन बाद नया साल आने वाला था। तभी उनके घर में विनोद नाम का एक आदमी आता है और कहता है, अरे भाभी, कहाँ हो आप? और मेरी गुड़िया रानी अंजना कहाँ है? अपने चाचा की आवाज सुनकर काव्या की बेटी अंजना बाहर आती है और कहती है, अरे छोटे चाचा जी आप, और ये क्या, आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो? तभी वहाँ पर काव्या भी आ जाती है और कहती है, अरे विनोद, तुम कब आए शहर से? और आने से पहले तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं। अरे भाभी, अगर मैं आपको बता देता तो सरप्राइज कैसे होता। और वैसे भी मैंने सोचा इस साल का नया साल मैं आप लोगों के साथ ही मनाऊं, इसलिए मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारा इस साल का नया साल बहुत ज्यादा यादगार होने वाला है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से अपनी न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। सही कहा भाभी आपने, इस साल की न्यू ईयर पार्टी बहुत ज्यादा यादगार होने वाली है। अरे वाह चाचू जी, फिर तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट करूंगी और उनके साथ बहुत मस्ती करूंगी। अंजना की ये बात सुनकर दूर खड़ी करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो रात में सोते समय अपनी माँ से कहती है, माँ, अंजना के चाचा जी कितने अच्छे हैं। वो अंजना के लिए कितने सारे गिफ्ट और सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं। माँ, अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते
तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आते ना। लेकिन माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? इतना कहकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी विद्या अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, करिश्मा बेटा, वो देखो, वो जो तुम्हें बड़ा सा तारा दिख रहा है ना, वही तुम्हारे पिताजी हैं। इसलिए तुम उनसे जब चाहे तब बातें कर सकती हो। माँ, क्या सच में पिताजी तारा बन गए हैं? और अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे हर रोज बातें किया करूँगी और उनके साथ नया साल भी मनाऊंगी। लेकिन क्या वो मेरे साथ नया साल मनाएंगे माँ? और मेरे लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर भी आएंगे? पर मैं उनके पास कैसे जा पाऊंगी? मुझे उनके पास जाना है माँ। माँ, मुझे भी उनके पास जाना है। बेटा, हम एक दिन जरूर उनके पास जाएंगे, इसलिए अब चुपचाप तुम सो जाओ, हमें सुबह जल्दी उठना भी तो है। विद्या की ये बातें सुनकर करिश्मा चुपचाप सो जाती है। लेकिन वही तारों में बैठी एक सुंदर सी परी करिश्मा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो परी कहती है, सच में ये बच्ची तो बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे इसके नए साल को यादगार बनाना ही होगा। ऐसे ही अगले दिन नया साल आ जाता है और काव्या अपने देवर और अपने पति के साथ मिलकर अपने घर में नए साल की पार्टी की तैयारियां कर रही होती है। तभी वो करिश्मा को बुलाती है और कहती है, अरे करिश्मा, ये ले 50 रुपए, इसे ले जाकर अपनी माँ को दे दे और कह दे कि आज के दिन तुम दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी में जाकर अपना नया साल मना लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे न्यू ईयर की इतनी बड़ी पार्टी में तुम दोनों गरीब माँ बेटी की वजह से मेरी कोई भी इंसल्ट हो। लेकिन मम्मी, आपने इस करिश्मा की बच्ची को पैसे क्यों दिए? अरे कोई बात नहीं बेटा, ये गरीब भी अपना नया साल मना लेंगे। वैसे भी इसके पिता तो है नहीं जो इसके लिए नए साल पर चॉकलेट या गिफ्ट लेकर आएंगे, इसलिए मैंने ही इसे ये पैसे दे दिए। काव्या की ये बात सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के साथ झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। तभी रात होते ही करिश्मा तारों की तरफ देखने लगती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी तारों में से एक सुंदर सी सीढ़ी बाहर निकलती है और वो सीढ़ी सीधा करिश्मा के पास आकर रुकती है। उसी समय उस सीढ़ी पर से एक तारों से चमकती परी नीचे उतरकर आती है और ये सब देखकर करिश्मा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे अरे, आप कौन हैं? और ये सब क्या है? घबराओ नहीं, मेरा नाम तारा परी है और मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें तारों की न्यू ईयर पार्टी में ले जा सकूं। इसलिए तुम चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए खास तारों न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां की है। क्या आप सच कह रही है? पिताजी ने आपको भेजा है? माँ, जल्दी बाहर आइए। करिश्मा की आवाज सुनकर उसकी माँ झोपड़ी से बाहर आती है और ये सब देखकर वो भी हैरान रह जाती है। आप लोग घबराइए मत, बस आप सब मेरे साथ चलिए। परी की ये बात सुनकर करिश्मा और उसकी माँ उसके साथ तारों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर न्यू ईयर की बहुत ही अच्छी तैयारियां होती है। और देखते ही देखते विद्या और करिश्मा के कपड़े भी पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी मिलकर तारों की दुनिया में बड़े ही धूमधाम से न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब देखकर करिश्मा भी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास होती है। ये देखकर तारा परी उनसे कहती है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं परी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी, आज नए साल की इतनी खुशियाँ मनाने के बाद भी हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी में कल से फिर से वैसे ही दिन हो जाएंगे और मैं अपनी बेटी के चेहरे पर फिर ये खुशी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, आज नए साल के दिन से ही तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और फिर तुम दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद जब न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद वो दोनों माँ बेटी वापस धरती पर उतरती है तो देखती है कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है और उस घर के अंदर
ढेर सारे पैसों की गड्डियां रखी हुई है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद विद्या काव्या के यहाँ से काम छोड़कर अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेती है और अपनी बेटी का एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।